हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अध्ययन अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला प्रजनन तंत्र। पर इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा पिछला सेशन नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। लास्ट सेशन जो हमारा था वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष प्रजनन तंत्र, जिसमें हमने समझा था कि प्रजनन रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके अलावा टेस्टिस वृषण पुरुषों के शरीर के बाहर क्यों होते हैं, पेनिस यानी कि शीश्न का उठान क्यों होता है, या फिर कोरोना जैसी बीमारियां जो है इनको कैसे एवोल्यूशन ने काफी हद तक रोक रखा है। इसके अलावा हमने समझा था कि पुरुषों के शीश्न से पेनिस से शुक्राणु कैसे बनते हैं और बनने के बाद जब वो महिलाओं की योनि में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अंडाशय से निकले हुए अंडाणु से टकराते हैं, जिसके पश्चात जो है एक नया जीवन जो है दुनिया में आता है। पर अगर इसकी हम डिटेल्स की बात करें तो समझेंगे जैसे पुरुषों का एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वैसे ही फीमेल्स का भी एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन तंत्र होता है। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम महिलाओं का प्रजनन तंत्र, इसके अलावा उनकी रजोधर्म चक्र, प्रेगनेंसी, इसके बारे में आखिर कैसे कंफर्म होता है, इसके अलावा एक बच्चा कैसे अपनी माँ की कोख के अंदर सांस लेता है, खाना खाता है, और जाइगोट, एम्ब्रायो और फीटस, इन तीनों में क्या अंतर है, और ट्विंस यानी कि जुड़वा ये क्यों होते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला जनन तंत्र। अब ये किस किस से बनकर बनता है तो समझेगा, जिस तरीके से पुरुषों में इसके लिए जननांग होते हैं उसी तरह से महिलाओं में भी इसके लिए जननांग होते हैं, जो होते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और वुल्वा। अब इनको एक के बाद एक अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले अंडाशय। अंडाशय ओवरी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये प्राथमिक जननांग है यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब सर इसका क्या मतलब होता है, समझिए। जैसे पुरुषों में हमने समझा था कि शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं, उसी तरह से महिलाओं में क्या होता है, ये जो ओवरी होती है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर से अंडे निकलते हैं, एग्स निकलते हैं। ये अंडे जो हैं यही मेन क्या है, यही मेन गैमेट्स है महिलाओं में। और ये क्योंकि ओवरी में बनते हैं इसीलिए ओवरी को प्राथमिक जननांग कहा जाता है। अब इन अंडाणुओं के निर्माण के अलावा ये ओवरी मादा सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करती है। अगर आपने हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेशंस देखे हैं तो उसमें आपको काफी अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या करते हैं, ये महिलाओं को महिलाओं वाले लक्षण जैसे बड़े ब्रेस्ट या फिर चौड़े हिप्स जो है देने का काम करते हैं। तो इनका स्त्रावण भी कहां से होता है, अंडाशय ओवरी से होता है। अब इस डायग्राम को देखिए, अंडाशय ओवरी जो है उससे अंडे निकलने के बाद क्या हो रहा है, तो उससे अंडे निकलने के बाद ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या हो रहे हैं, ये चल रहे हैं, और इस ट्यूब में चलने के बाद ये आकर कहाँ चिपक जा रहे हैं, तो ये एंडोमेट्रियम पे चिपक जा रहे हैं, किसके अंदर, यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर। तो ओवरी से निकलने के बाद ये कहाँ जाते हैं, ये जो अंडे हैं ये गर्भाशय में जाने के पहले इनका क्या होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये किस में होता है, अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में होता है। अब ये फेलोपियन ट्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फेलोपियन ट्यूब से ही सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। वजह, इस डायग्राम को फिर से देखिए, इसमें देखिए ये जो पोर्शन है मार्क कर रहा हूं, यहां पर असल में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो रहा है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। सर निषेचन, फर्टिलाइजेशन मतलब, तो देखिए जो मेल्स का स्पर्म होता है वो स्पर्म अंडे से कहां पे टकराता है, तो वो स्पर्म जो है अंडे से फेलोपियन ट्यूब के अंदर टकराता है। और जब ये टकराता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, जिसके पश्चात हम जानते हैं जाइगोट बनता है जो बाद में जाकर बच्चे का रूप लेता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है गर्भाशय। गर्भाशय की बात करें तो यह संभोग के समय क्या करता है, शुक्राणु को ग्रहण करता है। अब देखिए जब संभोग होता है
तो यहाँ पर शीश्न होता है और इसके आगे क्या होता है, शुक्राणु चले जाते हैं। तो शुक्राणु क्या होते हैं, गर्भाशय से होकर ही कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। डायग्राम देखिए आप, आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा ये गर्भाशय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है दोस्तों, शिशु के जन्म में सक्रिय भूमिका निभाता है। मतलब सर, तो देखिए जरा इस फोटो को, मुझे बताइए इस फोटो में आपके सामने आपको क्या नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि इस फोटो में क्या है, एक माँ है और उस माँ की क्या नजर आ रही है, कोख नजर आ रही है। तो ये जो माँ की कोख है, ये असल में क्या है, ये असल में यूट्रस है। ठीक है, तो यूट्रस वोम ही क्या होती है, माँ की कोख होती है, जिसके अंदर बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो इसलिए शिशु जन्म में इसकी क्या होती है, सक्रिय भूमिका होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके आगे क्या रहता है, इसके आगे जो है वेजिना होती है। अब ये वेजिना यूनी की अगर हम बात करें, तो ये गर्भाशय तरल का शरीर के बाहर क्या करती है, स्त्रावण करती है। मतलब गर्भाशय से जो तरल पदार्थ होते हैं उनको शरीर के बाहर कौन भेजता है, तो ये यूनी यानी वेजेना भेजती है। इसके अलावा सेक्स के दौरान ये क्या करती है, शीश्न को ग्रहण करती है। भाई जो पेनिस है, शीश्न है, वो कहाँ आता है, तो वो इसी वेजेना योनि में आता है। अब वेजिना योनि के अगर हम सबसे आगे वाले हिस्से की बात करें, तो सबसे आगे वाले हिस्से में क्या होता है, ये देखिए, ये हिस्सा क्या कहलाता है, वुल्वा कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि महिला जनन तंत्र का सबसे बाहर का हिस्सा क्या होता है, तो उसका जवाब क्या होगा दोस्तों, वुल्वा होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें आज के ही सेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रजोधर्म को समझना है। अब जैसा कि हम जानते हैं, रजोधर्म मतलब जिसमें महिलाओं को क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। पर ये ब्लीडिंग तो मात्र कितने दिन होती है, 5 से 6 दिन होती है। पर हमने ये हमेशा सुना है कि ये जो रजोधर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका औसत समय कितना होता है, 28 दिन होता है। तो इस 28 दिन में क्या होता है, इस 28 दिन में एक पूरा क्या होता है, चक्रीय जनन श्रृंखला चलती है। और ये क्यों चलती है, तो ये अंड जनन और गर्भाशय जो रहते हैं उनके अंदर जो विविध परिवर्तन हो रहे हैं उनके कारण चलती है। अब इसकी शुरुआत कब से होती है, तो ये रजोदर्शन यानी 13 से 15 वर्ष की उम्र में महिलाओं में शुरू होती है। सर रजोदर्शन, तो देखिए हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी समझा है कि जो हार्मोन्स रहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन, ये हार्मोन क्या करते हैं, अलग अलग काम जो है करते हैं। जैसे अंडाशय से क्या होता है, एस्ट्रोजन निकलवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वृषण से टेस्टोस्टेरोन निकालता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो सेक्स हार्मोन से, इनके कारण ही क्या होता है, पुरुषों में पुरुषत्व और महिलाओं में सौंदर्य आता है। जैसे महिलाओं में अगर हम बात करें, वक्षों का विकास या फिर मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत, या पुरुषों में छूट की शुरुआत, और इसके अलावा आवाज का गहरा होना, ये सब चीजें जो है हार्मोन्स के कारण होती है। और मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण जो वृषण और अंडाशय हैं उससे निकलने वाले टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण होती है। ठीक है, अब रजोधर्म जो है उसके प्रारंभ को तो हम क्या बोलते हैं, रजोदर्शन यानी प्यूबर्टी बोलते हैं। पर ये जो प्रोसेस है, समझिएगा ध्यान से, ये प्रोसेस हमेशा नहीं चलती रहती है। पुरुषों की अगर हम बात करें तो उनका तो स्पर्म 60-70 की उम्र तक भी क्या होता है, निकलता है। लेकिन महिलाओं में ये जो रजोधर्म है, ये 45 से 50 की उम्र तक ही क्या होता है, चलता है। जिसके पश्चात क्या होता है, मीनोपॉज लग जाता है, या हम कह सकते हैं रजो निर्वृत्ति आ जाती है। ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मस्तिष्क में, अब जैसा हमने समझ ही लिया है कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय से जो स्रावित हार्मोन रहते हैं वो इस चक्र का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। और आज के इस सेशन में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हुए जब डिटेल्स में समझेंगे तो आपको ये लास्ट वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, तो देखिए आपके सामने जो चित्र है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 चरण होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेस, दूसरा फॉलिकुलर फेस, तीसरा ओवुलेशन फेस और चौथा लूटियल फेस। अब इसमें सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेस। अब देखिए जो रजोधर्म है उसमें जो फेस हमारी आंखों के सामने होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो क्या है,
वो मेंस्ट्रुअल फेज है। इसमें क्या होता है, इसमें 1 से लेकर 5वें दिन तक क्या होता है, जो महिलाओं की योनि है वहां से क्या होता है, वहां से रक्त का स्त्राव होता है। अब समझेगा यही क्या है, यही रजोधर्म चक्र की प्रथम अवस्था है। पर ये क्यों होता है, इसकी वजह आप देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 और 2 में दी हुई है, जिसको मैं समझता हूं आपके लिए समझना अभी थोड़ा सा क्या है, कठिन है। तो इसके लिए आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए और दूसरे पॉइंट्स में पढ़िए। फिर दूसरे तीसरे चौथे जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने के बाद हम वापस से इस पहले पॉइंट पे आएंगे, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि महिलाओं में ब्लीडिंग यानी रक्त का स्त्राव क्यों होता है। तो देखिए, जो दूसरी अवस्था है वो क्या कहलाती है, पुटिकी अवस्था कहलाती है, फॉलिकुलर फेस कहलाता है। यह कब होता है, तो ये 6 से 13वें दिन तक होता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो अंडाशय है उनके अंदर पुटिका का विकास होता है। सर मतलब बहुत ही ज्यादा बुकिश हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, जो महिलाओं की ये ओवरी होती है, इस ओवरी में अंडाशय में क्या होता है, हजारों फॉलिकल्स होते हैं, और हर महीने इन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल का क्या होता है, विकास होता है। ये देखिए, ये फॉलिकल्स का जब विकास होता है तो उसी समय एक और काम होता है, उसी समय जो गर्भाशय है उसकी एंडोमेट्रियम की मरम्मत होती है। अब ये एंडोमेट्रियम क्या है, ये आगे हम और अच्छे से अभी समझने वाले हैं। देखिए, जो महिलाओं का मेंस्ट्रुअल फेस होता है उसमें असल में ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, खूब सारी ब्लीडिंग होती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी क्या होती है, मरम्मत होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होता है। ध्यान दीजिए, जो एफएसएच है यही क्या करता है, यही फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है, और फॉलिकल्स जो है उन्हीं के अंदर से क्या निकलता है, अंडा निकलता है। असल में होता क्या है, इसकी तीसरी स्टेज पे आइए तब आप ये बात अच्छे समझ पाएंगे कि जो ओवरी रहती है उसमें से क्या होता है, उसमें से फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, और जो तीसरी स्टेज है ओवुलेशन, उस दिन क्या होता है, ये फॉलिकल्स जो हैं फट जाते हैं, और इन फॉलिकल्स के अंदर से क्या बाहर आ जाता है, अंडा जो है वो बाहर हो जाता है। ये देखिए, 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इस दिन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो स्त्रावण है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, जिसके कारण जो ये फॉलिकल की हम बात कर रहे हैं ये क्या हो जाता है, ये फट जाता है और अंडाणु का निषेचन हो जाता है। मतलब सर, तो देखिए, जैसा कि आपने समझा कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, तो जो ओवरी है उसमें से क्या होता है, अंडा निकलता है, और जो स्पर्म है वो क्या होता है, वो नीचे से ऊपर आता है, और फैलोपियन ट्यूब में दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिसको हम निषेचन कहते हैं। पर ये तो तभी होगा ना जब ओवरी के अंदर से अंडा क्या हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में आ जाए। तो ओवुलेशन फेस ये वो पीरियड है जिसमें क्या होता है, जिसमें ओवरी के अंदर से अंडा जो है ग्राफियन फॉलिकल के फटने के पश्चात फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब जैसे अगर आपने गुड न्यूज पिक्चर देखी हो तो उसमें बताया गया है, आई एम ओव्यूलेटिंग, ऐसा करीना कपूर कहती हैं, और उस पीरियड को वो कहती हैं कि इस पीरियड में सेक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो मेरा अंडा है वो फैलोपियन ट्यूब में आने वाला है या आ चुका है। तो ये क्या होती है, ये फर्टाइल विंडो कहलाती है, जिसके दौरान अगर संभोग किया जाता है तो बच्चे के पैदा होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब इसके बाद चौथा फेस आता है, पित्तपिंड अवस्था, यानी लूटियल फेस। अब ये पित्तपिंड अवस्था कब से कब होती है, तो ये 15 से 28वें दिन होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो फटी हुई ग्राफियन पुटिका रहती है वो क्या होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कॉर्पस लूटियम यानी पित्तपिंड कहते हैं। तो देखिए, अब जैसे इसमें से अंडा बाहर निकल गया, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। अब उसके पश्चात क्या हुआ, ये फटी हुई ग्राफियन पुटिका है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम कहते हैं। अब ये फटी हुई ग्राफियन पुटिका क्या करती है, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है छोड़ने का काम करती है। अब ये फटी हुई ग्राफियन पुटिका से जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निकलता है तो ये क्या करता है, ध्यान से पढ़िए, ये एंडोमेट्रियम परत को मोटा बनाता है। सर एंडोमेट्रियम क्या होता है, अभी भी ढंग से क्लियर नहीं हुआ। तो इसको ऐसे समझिए कि जो बच्चा रहता है, बच्चे का क्या होता है,
पहले क्या होता है, एग निकलता है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके पश्चात वो कहाँ आता है, वो यहाँ पर यूट्रस में आता है। अब यूट्रस में समझिएगा एक बच्चा आया है, तो मुझे बताइए बच्चे शुरुआत में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। तो बच्चों को क्या चाहिए, आराम करने के लिए बहुत नरम बिस्तर चाहिए, कुशन चाहिए। तो इसके लिए क्या करा जाता है, जो यूट्रस है उसके बाहर की ये जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग क्या कहलाती है, ये लाइनिंग एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो इस लाइनिंग को क्या करा जाता है, मोटा करा जाता है, किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरॉन के कारण। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो किससे निकलता है, वो कॉर्पस लुटियम पित्तपिंड से निकलता है। तो इस एंडोमेट्रियम के मोटे होने से बच्चे का जो एम्ब्रायो है उसके लिए क्या बन जाता है, एक प्रॉपर कुशन जो है डेवलप हो जाता है, जिसमें बच्चा क्या होता है, विकसित होता है, ग्रो होता है। अब आप कहेंगे कि सर लेकिन हर महीने तो क्या होता है, नॉर्मली कोई भी संभोग नहीं करता है, तो हर महीने बच्चा तो पैदा नहीं होता है। तो हर महीने क्या होता है, समझिए जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है भले संभोग हो या ना हो, पर महिला को हमेशा, महिला के शरीर को हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसके लिए अंडा जो है हर महीने वो जो है, भले ही वो निषेचन हो या ना हो, फर्टिलाइज हो ना हो, वो जो है यहाँ पर यूट्रस में आता है। पर अगर निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये अंडा जो है यहाँ पर चिपकेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये महिला के शरीर से बाहर की ओर निकल जाएगा। अब आप कहोगे सर तब जो कॉर्पस लुटियम है उसका क्या होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में जो कॉर्पस लुटियम है ये क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये श्वेत पिंड में तब्दील हो जाएगा, जिसके पश्चात क्या होगा, अगला आर्तव चक्र जो है उसका आरंभ हो जाएगा। अब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो समझिए अगर क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस स्थिति में क्या होगा, अंडा जो है वो यहाँ पर आकर नहीं चिपकेगा और अंडा बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो कॉर्पस लुटियम है वो खराब हो जाएगा। अब कॉर्पस लुटियम खराब हो गया तो उससे प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम की परत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, असल में देखिए डायग्राम में इसमें क्या होती है, इसमें ढेर सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो जब ये एंडोमेट्रियम नष्ट हो जाती है तो उस समय उसके अंदर की ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, और इसके कारण ही क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और इस समय असल में होता क्या है, पीयूष ग्रंथि से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो ओवुलेशन के समय बहुत बढ़ गया था, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, असल में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मैं समझता हूं आर्तव अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेस अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर फॉलिकुलर फेस में क्या होती है, एंडोमेट्रियम की मरम्मत होती है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया। और फिर ओवुलेशन के पश्चात, अगर ओवुलेशन के पश्चात अगर अंडाणु का निषेचन हो गया है तो एंडोमेट्रियम के और मोटा होने की अवस्था बनती है। बट आपके माइंड में यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए कि सर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस समय ये जो कॉर्पस लुटियम है ये डीजनरेट क्यों हो जाता है, आखिर इसके पीछे कोई एग्जैक्ट रीजन है क्या। तो बिल्कुल है। असल में जो एम्ब्रायो होता है वो एक पर्टिकुलर जगह जाके चिपकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। इसको हम आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे। अब इस प्लेसेंटा से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और ये हार्मोन समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्या करता है, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन रखता है। अगर एम्ब्रायो जो है वहां पर क्या कहते हैं, एम्ब्रायो नहीं चिपकेगा प्लेसेंटा पर, तो ये एचसीजी हार्मोन नहीं निकलेगा और कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकला तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, फट जाएगी। मैं समझता हूं आपको ये तो जानकारी होगी ही सही कि एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो रजोधर्म चक्र है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। इसके अलावा आप सबने ये पढ़ा होगा कि प्रेगनेंसी किट जो होती है उसमें अगर एक लाइन आ रही है तो हम कहते हैं नॉट प्रेग्नेंट, और अगर उसमें दो लाइन आ रही है तो हम कहते हैं कि महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। बट इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, एक्चुअली होता यह है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये एचसीजी हार्मोन जो है महिला के शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये इतना बढ़ जाता है कि ये यूरिन में भी आने लग जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि प्रेगनेंसी किट जो है उसका इस्तेमाल मॉर्निंग में, सबसे पहला जो यूरिनेशन होता है
उसमें किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले यूरिनेशन में एचसीजी की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, इतनी कि वो प्रेगनेंसी किट में आ सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचसीजी हार्मोन ही वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी किट क्या करती है, आइडेंटिफाई करने का काम करती है। पर इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो एक सवाल और उठता है कि बच्चा जब 9 महीने मां के पेट में रहता है तो क्या उसको जो है सांस लेने की या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो समझिएगा कि जो बच्चा होता है उसकी भी आवश्यकता मां के पेट में भी हमारी ही तरह खाने की भी होती है और रेस्पिरेशन की भी होती है। पर वो ये करता कैसे है? तो समझिए कि मां के पेट में क्या होता है, इसका जवाब है ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल क्या होती है, बच्चे की ब्लड वेसल्स से जुड़ी होती है। अब कैसे जुड़ी है? तो देखिए इसमें मैंने देखा है हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तीन चीजों में कंफ्यूजन होता है, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा और अम्लाइकल कॉर्ड। इन तीनों में स्टूडेंट्स जो है हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझिए एंडोमेट्रियम क्या है, ये पूरी लेयर है जिसपे क्या होता है, बच्चा आके ठहरता है। अब इस लेयर का एक पर्टिकुलर हिस्सा जहां पे बच्चा चिपकता है उसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। अब इसको ऐसे समझिए कि मदर्स की जो वेसल होती है उनमें क्या होता है, खून बहुत तेज चलता है। अब बच्चे की जो ब्लड वेसल्स है वो तो बहुत नाजुक है, वो इतना तेज खून जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मदर और बच्चे दोनों की ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, इसको ही क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसके जरिए मदर की वेसल से न्यूट्रिएंट्स और फूड क्या होते हैं, बच्चे तक पहुंच जाते हैं। समझिए हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी समझा है, हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों में आने के बाद हमारे खून में मिल जाती है। हम जो खाना खाते हैं वो पचने के बाद हमारे खून में मिल जाता है, और इसी खून के जरिए हमारे शरीर के सेल्स तक क्या होता है, खाना पहुंचता है। तो इसी खून के जरिए बच्चे तक भी क्या होता है, बच्चे की वेसल्स तक पोषण जो है वो पहुंचता है। अब ये जो बच्चे की वेसल्स हैं, देखिए फीटस ब्लड वेसल्स, ये वेसल्स असल में किसके अंदर होती है, तो ये अम्लाइकल कॉर्ड में होती है। देखिए ये कॉर्ड नजर आ रही होगी आपको डायग्राम में, ये अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर होती है। तो मैं समझता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया कि यूट्रस के अंदर पूरी लाइनिंग क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। उसमें जहां पर बच्चा और माँ की वेसल्स कनेक्ट होती हैं उसे कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के आगे जो बच्चे की ब्लड वेसल्स होती हैं वो किसके अंदर चलती है, अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर, जिसके साथ ही वो बच्चे के शरीर के अंदर तक क्या होती है, कनेक्ट होती है। और आई गेस आपने बुक्स में ये पढ़ा भी होगा कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो मादा और बच्चे दोनों के बीच में जो कॉर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लाइकल कॉर्ड बोलते हैं। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जाइगोट, एम्ब्रायो और फीटस, इन तीनों में आखिर क्या अंतर होता है? तो समझिए जब स्पर्म, क्या कहा मैंने, स्पर्म यानी शुक्राणु, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवा यानी अंडा जो कि ओवरी में बनता है, जब ये दोनों का मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बनता है इनकी ज्वाइनिंग से। इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, सिंगल सेल। लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। अब ये जो जाइगोट है इसका क्या होता है, समझिए जो ओवरी है वहां से निकलकर ये कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिसके पश्चात जो है ये जब मादा की यूट्रस में चिपकता है प्लेसेंटा पर, तब हम इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रायो कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रायो है ये कब तक कहलाता है एम्ब्रायो, तो ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, जब तक इस बच्चे के क्या नहीं निकल जाते, हाथ पैर और मुंह जो है नहीं निकल जाते। आप देखिए ये जो सेकंड वाला डायग्राम है इसमें हाथ पैर मुंह कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो जब हाथ पैर और मुंह नजर आने लग जाते हैं तो इस गर्भस्थ शिशु को क्या कहा जाता है, इसको फीटस कहा जाता है। और फिर जब तक ये बच्चा माँ के पेट से न बाहर नहीं आ जाता तब तक ये इसको क्या कहते हैं, हम फीटस ही कहते हैं। मैं समझता हूं तीनों में जाइगोट, एम्ब्रायो और फीटस, इनके बीच अंतर जो है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस सेशन का वो है ट्विंस। अब जैसे आप देखिए इसमें आपको एक नजर आएंगे ओल्सन ट्विंस। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए इनके चेहरे जो है बिल्कुल क्या है, जेनेटिकली सेम टू सेम है। उसी तरह मुझे बताइए क्या ये आपको ट्विंस लग रहे हैं?
स्कारलेट और हंटर जॉनसन, तो ये भाई बहन भी क्या है, ट्विंस है। तो अब ऐसा कैसे? एक तरफ हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होने की और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं अपोजिट सेक्स की। तो समझिए होता क्या है। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्पर्म और स्पर्म के अलावा ओवा दोनों की दोनों टकराने के बाद जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट क्या हो जाता है, दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। अब समझिए सेम जाइगोट क्या हो रहा है, यहां पर स्प्लिट हो रहा है और यही सेम जाइगोट स्प्लिटिंग के बाद क्या होता है, एक ही प्लेसेंटा पर जाकर बैठ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है और एक बच्चा वीक हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा प्लेसेंटा से ज्यादा पोषण ले लेता है और दूसरा इतना पोषण नहीं ले पाता है। मेरे ख्याल से जुड़वा पिक्चर आप सबने देखी होगी, जिसमें सलमान खान की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत स्ट्रांग होते हैं और दूसरे सलमान खान क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का उदाहरण है, जिसमें अधिकतर क्या हमेशा ही बात करूं मैं, तो सेक्स क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है। बट इसके मुकाबले जब हम डायजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें दो स्पर्म दो अलग अलग क्या कहते हैं, ओवम में जाकर क्या होते हैं, टकराते हैं। असल में हर महीने महिलाओं की जो ओवरी होती है, उसमें महिलाओं की दो ओवरी होती है, उनमें से एक कोई सी ओवरी से क्या होता है, अंडा निकलता है। बट कभी कभी क्या होते हैं, दो अंडे एक साथ निकल जाते हैं। सो इस कंडीशन में दो स्पर्म क्या होते हैं, उन दो अंडों से टकराते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी ट्विंस ही कहलाएंगे, क्योंकि इनका बर्थ क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। पर चूंकि ये अलग अलग जाइगोट से बन रहे हैं, इसलिए इनका जो है प्लेसेंटा क्या होगी, सेपरेट होगी और दोनों को क्या मिलेगा, बराबर पोषण मिलेगा। और ये क्या हो सकते हैं, ये अपोजिट सेक्स के भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्कारलेट और हंटर, ये दोनों जोहानसन ब्रदर सिस्टर जो हैं, ये पूरी तरह से क्या हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। मैं समझता हूं आपको ट्विंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं समझता हूं आपको ये पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसके आगे जो है हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा स्केलेटल सिस्टम का, जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम के बाद जो है अपने पूरे सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को भी क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।